इस समय आपको अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन बताया जा रहा है। दो कुंडलियां हैं, प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में एक बैटरी से वैद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो पास में रखी दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इसमें धारा इस दिशा में बहने लगती है। पहली कुंडली में धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही, दूसरी कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहती है। दूसरी कुंडली में धारा मापी लगा हुआ है। पहली कुंडली में एक धारा नियंत्रक, बैटरी और कुंजी लगी है। जैसी कुंजी को ऑन करते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगती है, तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पास में रखी दूसरी कुंडली सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स रेखाएं होकर के गुजरती हैं, तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। धारा को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तब भी इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्योंकि दूसरी कुंडली का अगर परपथ बंद है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के अलावा प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी वाली कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल उदाहरण, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन्य प्रेरण फिर से रिपीट कर रहे हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है? देखो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखना है। जब तो कुंडली पास में रख करके एक कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है, धारा के मान में परिवर्तन कराया जाता है और धारा को बंद किया जाता है, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यदि दूसरी कुंडली का परपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब आपको पढ़ना है अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। इसमें बताया गया है जो द्वितीय कुंडली है उसमें फेरों की संख्या कितनी, NS है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS हो गई। द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या। द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅2 हो गया। द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो गया ∅2। ∅2 B भी लिखा जा सकता है। ∅2 B कर दें या ∅2 अकेला लिख दें। तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या अथवा कुल चुंबकीय फ्लक्स, उसमें प्रवाहित धारा, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के अनुक्रमानुपाती होती है। I1 क्या है? प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। तो यहां से क्या आया? द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, ये क्या है?
फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करो। N2 phi2 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट बाहर निकल के आएगा कैपिटल M। इस कांस्टेंट का नाम है दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक हो गया। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक कितना हो गया। अब यहां से एक डेफिनेशन भी दी जा सकती है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, m की डेफिनेशन हो सकती है N2 phi2 अपॉन I1। यदि I1 इज इक्वल टू 1 हो जाए तो m इज इक्वल टू N2 phi2। तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या की, दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। इसको दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 एकांक हो तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक m के बराबर होता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस N2 डेल्टा phi2 अपॉन डेल्टा T। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को डेल्टा इधर लिख लिया जाएगा N2 phi2 अपॉन डेल्टा T। ये फेरों की संख्या नियत है, इसलिए डेरिवेटिव में माने अवकलन में या डेल्टा में इसको अंदर भी किया जा सकता है और कॉमन करके बाहर भी निकाला जा सकता है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग पढ़ के आए पिछले पेज में। N2 अभी रिजल्ट आया N2 phi2 इज इक्वल टू Mi1। ए वाला रिजल्ट यहाँ रखें, इस जगह पे इस वैल्यू को रखें। E2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Mi1 अपॉन डेल्टा T। E2 इज इक्वल टू M बाहर आ जाएगा M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। ऋण चिन्ह ये दर्शाता है कि विद्युत वाहक बल धारा परिवर्तन की दर का प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर का विरोध करता है। प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। ये दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है। M दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा इस सूत्र से भी दी जा सकती है। यदि ये मान लें प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान या संख्यात्मक मान दोनों कुंडलियों के बीच उत्पन्न अन्योन प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। 1 हेनरी की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी इसी वाले फॉर्मूले से दी जा सकती है। E2 इज इक्वल टू माइनस M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए। M की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाती है। ऋण चिन्ह तो ये दर्शाता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है धारा परिवर्तन की दर का विरोध करता है। तो M इक्वल क्या हो जाएगा E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। आंकिक रूप से हो गई वैल्यू इसकी, आंकिक रूप से न्यूमेरिकली हो गया। अब यहां देखिए क्या लिखा जाए। यदि डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T इक्वल 1 एम्पियर पर सेकेंड और E2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट लिखा जाए, तब देन M इक्वल हो जाएगा 1 हेनरी। तो डेफिनेशन कैसे बताई जाएगी।
ये न्यूमेरिकली हो गया, आंकिक रूप से हो गया। E2 की वैल्यू इतनी। यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा में परिवर्तन किया जाए तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान 1 वोल्ट के बराबर होता है, तब दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी के बराबर होगा। ये इसकी डेफिनेशन। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की मूल मात्रक एवं विमाएं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेम वही फार्मूला लिया जाएगा, E2 इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। तब m इक्वल हो जाएगा E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी आंकिक रूप से। डायमेंशन लिखा जाए, मूल मात्रक लिखा जाए MKS पद्धति में। MKS पद्धति में m का मात्रक तो होता है हेनरी, मूल मात्रक लिखे जा रहा है m का मात्रक पब्लिक मूल मात्रक। तो m इज इक्वल टू ई को क्या लिखाएंगे, वोल्ट, इसका वोल्ट होता है ई का मात्रक E2 का, और डेल्टा टी ऊपर पहुंच जाएगा, सेकंड हो जाएगा, अपॉन धारा में परिवर्तन है, डेल्टा टी तो ऊपर पहुंच गया, एम्पियर हो गया। अब एक फार्मूला पड़ा है V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इक्वल डब्ल्यू अपॉन आई टी। V माने वोल्ट हो गया, तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल एम्पियर इंटू सेकेंड। वोल्ट का मात्रक हो गया, तो जूल के पदों में ये जूल हो गया अपॉन एम्पियर सेकेंड। ये वोल्ट की बात हो गई, सेकेंड पहले से है यहाँ, नीचे एक एम्पियर है यहाँ, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। जूल का मूल मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड माइनस 2, ये वाला सेकंड कैंसिल हो चुका था, अपॉन एम्पियर स्क्वायर। अब m का जो मूल मात्रक निकल के आया, m का मूल मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड माइनस 2 एम्पियर माइनस 2, इसका मूल मात्रक निकल के आया। इसी से बीमी सूत्र लिखा जा सकता है। m का बीमी सूत्र इज इक्वल टू, किलोग्राम की जगह m लिख दिया जाएगा, मीटर स्क्वायर की जगह L2 लिख दिया जाएगा, सेकंड माइनस 2 की जगह t माइनस 2 लिख दिया जाएगा, एम्पियर की पावर माइनस 2 है, यहाँ माइनस 2 है, तो a की पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो m L2 t माइनस 2 a माइनस 2, इससे अन्योन्य प्रेरण गुणांक का क्या हो गया, बीमी सूत्र हो गया। अब आपको पढ़ना है भंवर धाराएं। भंवर धाराएं, एडी करेंट्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। साइंटिस्ट का नाम है फोको, वैज्ञानिक फोको ने ये बताया, कोई धातु का टुकड़ा किसी परवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा हो, परवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, अथवा इस प्रकार से गति करता है, उस धातु के टुकड़े से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं जो उससे होकर जा रही, उन रेखाओं में परिवर्तन हो, धातु के टुकड़े से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल कह दें, या धातु का टुकड़ा उसका परपथ तो बंद है, उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये प्रेरित धाराएं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का या टुकड़े की गति का
विरोध करती है, उसी से प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। किससे? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, अथवा टुकड़े की गति के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। तो प्रेरित धारा उसी का विरोध कर रही है। कौन सा नियम अप्लाई हो जाता है यहाँ पर? लेंज का नियम। लेंज का नियम अप्लाई हो जाता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो क्या नियम बन गया? जब कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या इस प्रकार से गति करता है कि उसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये प्रेरित धाराएं जल में उत्पन्न प्रेरित धारा सबसे पहले तो क्या करती है? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का या टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। इसका नेचर कैसा होता है? जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होता है, चक्करदार होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं। ये भंवर धाराएं इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं, प्रबल हो सकती हैं कि धातु के टुकड़े को रक्त तप्त कर सकती हैं, और उसको और ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो पिघला भी सकती है धातु के टुकड़े को। भंवर धाराओं का जो मान है, ये एडी करंट्स हैं, इनका जो मान है काय पर निर्भर करता है? प्रतिरोध पर निर्भर करता है। प्रतिरोध बढ़ा देने से ये भंवर धाराएं क्षीण हो जाती हैं।